नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज आपको सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के समान अध्ययन परिचय 1 का एक टॉपिक का आंसर पे चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2 है। चूँकि मॉडर्न इंडिया पे मुझे बात करनी है तो मॉडर्न इंडिया का ये पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर है। 150 शब्दों में देना है, 10 अंक का है। What was the difference between महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। ये पूरा आंसर लिखा हुआ है। इसका PDF भी होगा, इसके PPT भी होंगे। लेकिन इस आंसर को बताने से पहले मैं मिशेल फूको की एक बात बराबर ध्यान में रखता हूँ। वो क्या है, चूंकि उत्तर आधुनिक का रियल हीरो मैं मिशेल फूको को मानता हूँ, फ्रांसीसी थे। फूको कहते हैं कि ज्ञान या किसी इंफॉर्मेशन के लिए आपके उसके बैकग्राउंड को, उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। अगर पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तो जो बात करेंगे वो तार्किक नहीं हो सकती है और वो जो कुछ उसकी सच्चाई है वो सामने नहीं आएगी। चूंकि मुसलसल सुकरात से लेकर सभी ने ये माना है कि ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं राज्य प्रायोजित चीज़ है। इसमें कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि ज्ञान जिसमें चस्पा होता है, भाषा, वो हमारी संस्कृति की देन है, हमारी सभ्यता की उपज है। तो इस प्रश्न को बताने के लिए, चूंकि कोई दोनों छोटे मोटे व्यक्तित्व तो नहीं है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, तो सबसे पहले मैं गांधी के शिक्षा के विकास के ऊपर बताता हूं। चूंकि गांधी का जो शिक्षा के प्रति जो नजरिया है वो गांधी के जीवन के मध्य में वो चीज आती है। जब अपने घर में अपने पुत्रों को पढ़ाने की बात होती है, जब साउथ अफ्रीका परिवार ले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को और इष्ट मित्रों के लिए वो एक बेचैन थे कि इनको शिक्षा कैसी दी जाए। साउथ अफ्रीका में एक दुर्लभ घटना गांधी के जीवन में घटती है। वो घटना क्या है, तो गांधी जोहान्सबर्ग से डरबन जा रहे थे। लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा होगी और उस यात्रा के दौरान एक यहूदी मित्र पुलाक उनको एक किताब ट्रेन में चढ़ते समय देते हैं। मित्रता हो गई थी कि इसको पढ़िएगा। गांधी लिखते हैं कि भाई इस किताब को जब मैं पढ़ने लगा तो रात भर मैं बेचैन हो गया और कई दफ़े पढ़ा। बड़ी छोटी सी पुस्तिका है जिसको आप कहते हैं, जॉन रस्किन की किताब है, ऑन टू दिस लास्ट। मुश्किल से वो किताब अंग्रेजी में 65-70 पेज की है, छोटे साइज में। गांधी उसका तर्जुमा करते हैं सर्वोदय के नाम से। ये घटना हो जाती है गांधी के साथ 1904 में। उसके बाद गांधी इंग्लैंड जाते हैं साउथ अफ्रीका से 1905 में, और 5-6 के बीच वहाँ बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं गांधी। फिर गांधी आते हैं और फिर उनकी एक मुलाकात शिक्षा के मामले में एक और बहुत बड़े कलाकार से हो जाती है। वो कोई और नहीं, हेक्सले था। हालांकि हेक्सले गुजर चुके थे 1895 में ही, लेकिन हेक्सले की तूती बोल रही थी शिक्षा के मामले में, और हेक्सले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। डार्विन का पार्टनर था। आप सब जानते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की कृति है, लेकिन उसमें को रिसर्चर हेक्सले थे। हेक्सले से फिर होती है। फिर गांधी लंदन जाते हैं और जब वो लौट रहे हैं तो लौटते समय जहाज के ही आप कह सकते हैं टॉयलेट पेपर कुल 276 जमा कुल पेज उठाते हैं, जैसा आज नैपकिन होता है, और उसमें वो ग्रीको रोमन शैली में एक छद्म प्रश्न बनाकर उसके उत्तर के रूप में एक अद्भुत किताब की रचना करते हैं, जो गांधी के पूरे जीवन का मैनिफेस्टो भी, हम घोषणा पत्र भी कहते हैं। और उसमें कुल 20 पाठ दिए गए हैं और 18वां पाठ शिक्षा पे है।
कुल उसमें 5 प्रश्न हैं और पहले प्रश्न के उत्तरार्ध में मतलब बाद में हेक्सले को गांधी कोट करते हैं। हेक्सले का मानना था कि शिक्षा का मतलब है कि जो चीज हमारे जीवन में परिवर्तन कर सके। जब तक मन के मनोनुकूल हमारा शरीर न चले, जब तक शिक्षा मुझे व्यवहारिक न बना सके, हमारे हर काम में वो मदद न कर सके, तो वो शिक्षा अधूरी है। गांधी इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं और उसमें यह भी चर्चा है कि बेवजह दुनिया भर की चीज़ें ठूंस देना दिमाग में। गांधी खुद कहते हैं कि मुझे भी रेखागणित पढ़ाया गया, भूगोल पढ़ाया गया, बताओ आज मेरी की क्या जरूरत है। तो गांधी को समझने के लिए लैंडमार्क है। हम इस किताब को, गांधी ने तो 1908 में इसको तैयार कर दिया था, लेकिन वो छप के आती है 1909 में। और आखिरी गांधी का जो शिक्षा पे जो आर्टिकल है, बीच में गोलमेज कॉन्फ्रेंस, सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी गांधी शिक्षा के ऊपर बहुत सवाल उठाते हैं, छोड़ते नहीं है शिक्षा को। और उसका परिणाम है कि शिक्षा 1935 के एक्ट में उस पर बहुत गंभीरता से विचार की गई थी। और लास्ट हम देखते हैं कि 31 जुलाई 1937 को हरिजन में गांधी का एक आलेख आता है कि शिक्षा कैसी हो। वो आलेख बड़ा चर्चित है, एक लिखना जीवन को बदल सकता है। उसके बाद क्या होता है कि ठीक उसी वर्ष 25 वर्ष एक स्कूल का पूरा हो रहा है, जो वर्धा के मारवाड़ी सोसाइटी का स्कूल था। आप सब जमनालाल बजाज का नाम जानते हैं, जिसे गांधी स्वयं अपना 5वां पुत्र कहते थे। उसी फैमिली का स्कूल है, आज भी है मारवाड़ी वाड़ी में। वो पूरी जगह तो गांधी को दे दी गई। वहीं पे श्रीमन नारायण सेक्रेटरी थे स्कूल के, उनकी नज़र गांधी पे पड़ी और उन्होंने प्रिंसिपल थे E.W. आर्यकम जो थे वो श्रीलंकाई तमिल थे और गुरुवर के साथ, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ कार्य कर चुके थे। इन लोगों ने गांधी को निमंत्रित किया और गांधी ने इसको एक बड़ा मोर्चा बना दिया। और 1922 में जितने विद्यापीठ बनाए थे गांधी स्वदेशी शिक्षा के लिए, सारे विद्यापीठ के लोगों को निमंत्रित किया गया और उसमें 9 सदस्य की एक कमेटी बनी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं हमारे बड़े विद्वत राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन जी ने किया। और गांधी की शिक्षा का मॉडल हमारे सामने आता है। वो मॉडल क्या है? तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा, एक 5 वर्ष की शिक्षा, एक 3 वर्ष की शिक्षा, 8 वर्ष की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। और बच्चा शिक्षा को इस रूप में करे कि जहां से उत्पादन हो, प्रोडक्टिविटी हो, और वो उत्पादन से ही वो स्कूल चले, सरकार पर अतिरिक्त बोझ न डाला जाए और ऐसा कोई काम बच्चा ना करे जो शिक्षक नहीं कर सकता है। उसके बाद इन टोटलिटी वो शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास चाहते थे। और टीचर के लिए उनका साफ साफ कहना था कि शिक्षक कक्षा में जाता है तो सिखाने नहीं जाता, वो सीखने जाता है। वो बच्चों से सीख के आता है, मतलब इंटरैक्टिव लर्निंग। ऐसा नहीं कि वन साइड हम लेक्चरर मेथड में कुछ बता दिए और चले आए। ये गांधी को पसंद नहीं था। ये सारी चीज कहां से गांधी लिए? तो है तो इकोनॉमिक, आर्थिक विचार की मौलिक किताब मानी जाती है, उसका नाम है ऑन टू दिस लास्ट। और ये 3 वॉल्यूम कार्ल मार्क्स के ऊपर भारी पड़ जाता है गांधी के लिए। क्यों भारी पड़ जाता है? तो गांधी भी मार्क्स से बहुत प्रभावित होते हुए भी हिंसा से बहुत नफरत करते थे। और उस समय यूरोप में मार्क्स अच्छे खासे युवाओं के बीच पॉपुलर हो चुके थे। लेकिन इस में जो गांधी को ट्रस्टीशिप मिल गया वो तो इकोनॉमिक्स का मामला है, लेकिन इसमें श्रम की महत्ता इतनी अधिक थी और कहा गया था कि श्रम का मतलब इतना ही है, हर व्यक्ति का समाज में सम्मान होना चाहिए, चाहे वो छोटा काम करे या बड़ा। और दूसरी बात, जिसमें श्रम नहीं है वह ज्ञान, वह शिक्षा किसी काम का नहीं है। तो श्रम से उपार्जित शिक्षा ही अस्थायित्व करती है। ये गांधी है। दूसरी ओर टैगोर बाय बर्थ उनके अंदर शिक्षा का विकास होता है।
चूंकि एक बहुत बड़े अपने समय के सबसे बड़े बौद्धिक व्यक्तित्व में एक देवेंद्रनाथ टैगोर ने टैगोर को कभी स्कूली शिक्षा में नहीं डाला, घूमकर पूरे देश को घुमाया, समझाया, और टैगोर ने प्रकृति को ही अपना सब कुछ माना। और मजेदार बात है कि टैगोर पर रूसों का पूरा प्रभाव है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों शिक्षाविद मौलिक नहीं है, दोनों पे पश्चिम का प्रभाव है। रूसो कहते हैं कि चार दीवारी को तोड़ो यार, क्या जरूरत है। जो प्लेटो ने स्कूल सिस्टम बनाया, जो करिकुलम सिस्टम बनाया, उस सब को खारिज कर देते हैं। यहां तक वो बढ़ जाते हैं कि कहते हैं कि भाई कोई किताब को भी वो अस्वीकारते हैं, कहते हैं ये तो प्रकृति के महाकोश से लिया हुआ एक टुकड़ा है, इसलिए प्रकृति को देखो, वही परफेक्ट टीचर हो सकता है, वही सब कुछ हो सकता है। तो गांधी करिकुलम बेस्ड शिक्षा की बात करते हैं, सिलेबस की बात नहीं है। पाठ्यचर्या आधारित शिक्षा गांधी के पास है, सिलेबस नई चीज है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में यह मौलिक अंतर है कि पाठ्यचर्या एक पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच होता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने घंटे पढ़ाना है, सारी चीजें, कैसा कमरा होना चाहिए, कैसा टेबल, क्या कुछ भी उससे अलग नहीं होता है। लेकिन टैगोर के पास कोई करिकुलम नहीं है। लेकिन एक परिवर्तन टैगोर में भी देखते हैं। जब शांति निकेतन की स्थापना टैगोर करते हैं, उसके कुछ वर्षों के बाद वो श्री निकेतन की ओर आ जाते हैं। दोनों दो कॉन्सेप्ट है। शांति निकेतन केवल कला अध्ययन का केंद्र है और श्री निकेतन श्रम आधारित स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट बनाते हैं। कृषि के लिए और तमाम चीजों के लिए वो काम होता है। लेकिन टैगोर के साथ सबसे बड़ी समस्या आर्थिक रही है सदैव। बहुत बड़े जमींदार होते हुए भी अपने इस सपना को पूरा करने में टैगोर को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। और बतौर नेहरू पूरे दुनिया में बहुत कम इंटेलेक्चुअल के बीच इतना विरोधाभास रहा है, लेकिन दोनों की मित्रता, एक दूसरे के प्रति सम्मान, यह सीखने की बात है। जब गांधी जेल में है और टैगोर के बारे में सुनते हैं कि वो खुद नाटक करके शांति निकेतन के लिए पैसा ला रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, ढेर सारी किताबों का बेच दिया कॉपीराइट्स, तो गांधी से जब वो मिलने जाते हैं यरवदा जेल में, तो 6 लाख रुपए की व्यवस्था गांधी उनके लिए करके देते हैं। जबकि दोनों के बीच शिक्षा में कोई तालमेल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। न गांधी के किसी आंदोलन को टैगोर सपोर्ट करते हैं, लेकिन और टैगोर की वो हैसियत है कि नोबेल प्राइज विनर हो चुके हैं, नाइटहुड की उपाधि मिल चुकी है जो आज के लगभग भारत रत्न के बराबर है। हाँ, दोनों में एक बात बड़े मजेदार है, जो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखने को मिलती है कि दोनों के सपने को कहीं ना कहीं दिया तो हर शिक्षा नीति में दिया गया है जगह, चाहे कोठारी आयोग हो, चाहे 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या ये, लेकिन बहुत जोर स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, और उसमें काम हो रहा है। एनसीईआरटी कर रही है, किताबें सब कम से कम जो 22 से 25 भाषाओं में, जो 22 तो 8वीं अनुसूची की है, उसके अलावा 3 भाषाओं में किताब दे देना है अगले साल। तो यहाँ पे मातृभाषा के प्रति जो समर्पण है ये दिखता है। और इसके अलावा दोनों में सिमिलरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती है। तो इस चीज़ को इस तरह से अगर पढ़ेंगे, इसको मैं बताऊंगा तो रट लेंगे, कभी भी जीवन में टैगोर और इनको नहीं भूल पाएंगे। दूसरा, इस प्रश्न का एक टेल है जो बहुत मतलब नहीं रखता है, राष्ट्रवाद। दोनों के लिए राष्ट्रवाद कोई मायने नहीं रखता था। एक आदमी राष्ट्रवाद को, क्योंकि गांधी की कल्पना थी कि ग्राम स्वराज ऐसा हो कि हर राष्ट्र एक गणराज्य, हर गांव एक गणराज्य बने। उस ढंग की राष्ट्रवाद बाउंड्री की नहीं थी, और जो खेल हुआ राष्ट्रवाद के नाम पे यूरोप ने किया, उससे गांधी न अपना सहमति जताते न टैगोर। टैगोर तो राष्ट्रवाद को आतंकवाद का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों विश्व युद्ध को देखा था। 1941 में टैगोर गए, लेकिन उस विभत्स स्थिति को देखा था। टैगोर तो कहीं से तैयार नहीं थे, और ये दोनों कहीं ना कहीं मानवतावादी हैं। इनके लिए राष्ट्र से ज़्यादा मानव जरूरी है, ये सदैव आप याद रखें। ये टेल है, निष्कर्ष के रूप में आप इसको लिखेंगे। माल है शिक्षा में। और एक आखिरी बात कहूँगा कि दोनों के दोनों
मौलिक चिंतक नहीं है और दोनों को ठुकरा दिया गया। प्रोफेसर कृष्ण कुमार कहते हैं कि जब सठोत्तरी विकास हुआ 1960 के बाद, जब नेहरू पर रंग चढ़ गया, विकास का नशा चढ़ा, तो ये सारी चीजें कहाँ विलुप्त हो गई, खोजना मुश्किल हो गया। क्योंकि देश की जरूरत थी द्रुत गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन और द्रुत गति से एग्रीकल्चर विकास, तो उसमें ये दोनों नहीं टिका। एक यथार्थवादी गांधी का और आदर्शवादी टैगोर, दोनों को दोनों फेल हो गए। चलिए अब इसका आंसर लिखना है। चूंकि वर्ड लिमिट बड़ा है समस्या और बहुत सारे प्रश्न हैं, मैंने इसका इंट्रो एक लाइन में बताया कि इसको कोई पढ़ ले एग्जामिनर तो आपका नंबर ना काटे। महात्मा गांधी की शिक्षा श्रम आधारित है, पूरी एक शब्द में इतना ही लिख देना पर्याप्त जैसा है, जबकि टैगोर की शिक्षा प्रकृति के सानिध्य का आग्रही है। शिक्षा के मसले में दोनों के मूल अंतर इस प्रकार है। गांधी की शिक्षा पे जॉन रस्किन, अंग्रेजी जरूर लिखें हिंदी वाले, इससे क्या होगा कि अगर वो एग्जामिनर हिंदी नहीं बहुत अच्छा जानता है तो रस्किन देखते ही समझ जाएगा, अच्छा ये पकड़ लिया। और टैगोर की शिक्षा पे टैगोर रूसो से ओतप्रोत हैं। ये अंग्रेजी स्पेलिंग नाम का जरूर याद रखें। अब नाम पे एक बात याद आ गई, बहुत मार्के की बात करूंगा। मैं बार बार इस प्रश्न पत्र का अनुवाद देख रहा था तो इसने रविंद्र में व का उच्चारण किया, जबकि अंग्रेजी में बी लिखे हुए हैं। अब इसका खामियाजा आपको इतना बुरा भोगना पड़ जाएगा कि आप जानेंगे इस रहस्य को तो घबरा जाएंगे। इस देश के किसी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में वह शब्द नहीं है, संस्कृत में है और हिंदी में। बिहार के लोग की समस्या है कि हर जगह विनोद बोलेंगे, बस ही बोलेंगे, पंजाब में भी बोलेंगे, बंगाल, उड़ीसा, आसाम। अगर टैगोर का पेट ब का नहीं पटा हुआ है तो नाम के साथ थोड़े से ये लोग सिनिक भी होते हैं, जो प्रोफेसर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये कहीं से चलता हुआ पढ़ के आया है, नाम को बिगाड़ने का हक किसने दे दिया। ठीक है, नंबर ना काटे डिबेट है, मुझे उसमें नहीं जाना है, लेकिन सुखद एहसास नहीं होगा। हमें भी कोई रविंद्र ऐसा लिख के दे देगा तो मैं थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करूंगा कि ये व्यक्ति चैतन्य नहीं है मन से, कि इतना बड़ा नाम को भी थोड़ा मिस स्पेल करता है। तो ये यूपीएससी की गलती है, समझ के रहिएगा। देखिए यहाँ गलती ये नहीं किया है, जो दिया है इसको क्वेश्चन बना के, लेकिन यहाँ गलती हुई है। ऐसी गलतियों पर भी अगर पा लेंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे। चलिए, गांधी की शिक्षा पाठचर्या करिकुलम पर आधारित है, जबकि टैगोर आध्यात्मिक चेतना की गतिशीलता से शिक्षा को जोड़ते हैं। हिंद स्वराज 1908 से लेकर हरिजन 31 जुलाई 1937 तक गांधी के शिक्षा संबंधी विचार एक खास निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। स्वयं गांधी के शब्दों में शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चों को सर्वांगीण विकास है, यानी शरीर, मन, आत्मा की उन्नति है। साक्षरता शिक्षा का अंत या शुरुआत नहीं है। साक्षरता गांधी की नजरों में शिक्षा नहीं है। टैगोर के शब्दों में बच्चों के मन में यह संस्कार कदापि नहीं पड़ना चाहिए कि पुस्तकें पढ़ना ही सीखना कहलाता है। यह बात पग पग बताने की आवश्यकता है कि पुस्तकों में विद्या का एकत्र कोष मौजूद है। यह प्रकृति के कभी न समाप्त होने वाले कोष से लिया गया है। दे ऑल आर बोरोड। गांधी के शिक्षा संबंधी सोच को नई तालीम, बुनियादी शिक्षा के माध्यम से धरातल पर उतारा गया था। इसे राजश्रय भी मिला। कांग्रेस पार्टी ने 1938 के हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसको स्वीकारा, 37 को वर्धा शिक्षा को, और बहुत दिन तक, एक दिन में 38 स्कूल डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद जाके मोतिहारी में खोले थे। और पहले शिक्षा मंत्री हमारे गांधी के दीवाने थे, आजाद साहब। उन्होंने खूब खूब बुनियादी शिक्षा पर जोर लगाया, लेकिन आंधी में ये नहीं टिक सका, तो राजश्रय मिला है। ये सदैव याद रखिए। टैगोर को कहीं पिछड़ जाते हैं इस मामले में, कोई राजश्रय नहीं है। हालांकि श्री निकेतन की स्थापना कहीं ना कहीं टैगोर के मौलिक सोच में एक संशोधन है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गांधी की शिक्षा व्यवहारिक थी, वह उत्तर आधुनिक थी। ये शब्द आप जरूर जोड़े, चूंकि हिंद स्वराज को दुनिया के लगभग 10 वर्षों से जितने मॉडर्न स्कॉलर हैं, चाहे रोडोल्फ हो, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसने कह दिया है कि नहीं भाई, गांधी पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है। क्यों? चूंकि वह हिंद स्वराज में
पश्चिम के सिविलाइजेशन को सीधे ठुकरा देता है, ठोकर मार देता है बड़े दम के साथ, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को वेश्या जैसे शब्द से भी संबोधित कर देता है। तो कहीं ना कहीं पोस्ट मॉडर्निस्ट है और व्यवहारिक है। समाज की पहली शिक्षा दर्शन भी है ये, गांधी की शिक्षा नीति। इससे पहले कोई ऐसा दर्शन नहीं था जो होलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है, जबकि टैगोर आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के भारतीय पुरोधा है और दोनों की शिक्षा का सोच मौलिक नहीं है। गांधी और टैगोर दोनों के राष्ट्रवाद में मानव का उत्थान था, एक और राष्ट्रवाद के माध्यम से। एक और गांधी आत्मनिर्भर समाज बनाना चाहते थे, वहीं टैगोर राष्ट्रवाद को उग्र राष्ट्रवाद कह के खारिज करते थे और स्वदेशी समाज की धारणा स्वीकार करते थे। एक बहुत बड़ा भाषण है टैगोर का 1904 में, जो स्वदेशी समाज की का कंसेप्ट बनाते हैं। इसीलिए कहे फूको की बात कि कभी भी नॉलेज के बैकग्राउंड को समझिए। और पता है कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये टैगोर का एक बहुत भीड़ आई थी स्वदेशी समाज की धारणा। ये कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि टैगोर की स्वदेशी समाज की अवधारणा क्या है। चलिए इस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा, ये आंसर का जिसको जो चाहिए मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इस चीज़ को लिखें मॉडर्न इंडिया को थोड़ा सा, तो यूपीएससी इसी का दीवाना है कि बहुत कॉमन आंसर ना लिखे, थोड़ा सा उसमें होना चाहिए, टच होना चाहिए एकेडमिक, तब जाके आप अच्छा करेंगे। जय हिंद।